छात्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं बाल विकास से संबंधित एक टॉपिक या एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित एक टॉपिक जिसका नाम है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। छात्रों, आप किसी भी प्रकार के शिक्षक भर्ती परीक्षा में यदि बैठते हैं, चाहे वो राज्य स्तर का हो चाहे नेशनल लेवल का हो, ये बुद्धि के सिद्धांतों में स्पेशली लिखा होता है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। तो आज हम आपके सामने इसके बारे में बताने वाले हैं। छात्रों, यदि आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, और यदि आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इससे संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में आ रहे होंगे, आप सभी प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर पा रहे होंगे। तो हम देखते हैं गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। यह हमने लिख रखा है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, या इसी को कहते हैं गार्डनर का बहुप्रतिभा सिद्धांत। इसके दो नाम हैं, या तो बहुबुद्धि सिद्धांत या बहुप्रतिभा सिद्धांत। ठीक है। अब चूंकि यहाँ बुद्धि और प्रतिभा का एक ही अर्थ है, इसलिए ये एक ही नाम है। या फिर आप एक ट्रिक याद कर लेना। अब कई बार तो इतना ही प्रश्न आ सकता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, तो आप एक ट्रिक याद कर लें कि बहू को बुद्धि कब आएगी, जब वो गार्डन में जाएगी। ऐसा आप याद कर लेना, बहु को बुद्धि आएगी जब वो गार्डन में जाएगी। मतलब बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, गार्डनर ने दिया है छात्रों। और गार्डनर का जो पूरा नाम था वो था हार्वर्ड अर्ल गार्डनर। दो तीन बार आप याद कर लें, हार्वर्ड अर्ल गार्डनर, या कई बार एग्जाम में आता है हार्वर्ड गार्डनर, केवल इतना आता है। चूंकि ये अमेरिकी थे। फिर एक चीज और पूछी जाती है, देश भी पूछा जाता है। एक वीडियो हमारा देखना आप, उसमें कौन सा साइकोलॉजिस्ट किस देश का है ये हमने आपको बताया है। कहाँ के थे, अमेरिका के थे। वैसे ही गार्डन वगैरह जो होते हैं अमेरिका में ज्यादा होते हैं, ऐसे याद कर लेना। गार्डन बगीचा अमेरिका में ज्यादा होते, तो गार्डनर कहाँ के थे, अमेरिकी थे। और इनने ये सिद्धांत कब दिया था, तो डेट हमें याद रखना है 1988 में। कब दिया, 1988 में हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। और उनकी किस पुस्तक में इस सिद्धांत का प्रकाशन हुआ, सबसे पहले तो उनकी पुस्तक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। फ्रेम्स ऑफ माइंड, मस्तिष्क के हिस्से करके, फ्रेम्स ऑफ माइंड, ऐसे 3-4 बार आप कहना, फ्रेम्स ऑफ माइंड। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि इन्होंने बताया था कि कई जो जीन्स होते हैं जिनको संभाव्य कहते हैं, इनसे मस्तिष्क का निर्माण होता है। और कई जीन्स होते हैं चूंकि, तो कई प्रकार की बुद्धि उन जीन्स के द्वारा मानव मस्तिष्क में संचित हो जाती है। तो यहाँ फ्रेम्स मतलब ऐसे ही समझना, आपकी मस्तिष्क के हिस्सों को उनने क्या कहा है, फ्रेम्स कहा है। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। तो फ्रेम्स ऑफ माइंड में उनने, इस पुस्तक में गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत या बहुप्रतिभा सिद्धांत का जिक्र किया है। फिर कभी कभी प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा प्रभावित किससे थे, तो सबसे ज्यादा प्रभावित थे जो गार्डनर, वो थे जीन पियाजे से। हालांकि विलियम वुंट और टिचनर से भी ये प्रभावित रहे हैं, पर सबसे ज्यादा प्रभावित थे जीन पियाजे से। ठीक है, याद रखना। और ये थे कौन, ये न्यूरो मनोविज्ञानी थे। मतलब मस्तिष्क से संबंधित मनोविज्ञान का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे हम कहते हैं न्यूरो मनोविज्ञानी शाखा। तो इनने सबसे पहले तो इनने बुद्धि की 3 विशेषताएं बताई। मतलब इसका खंडन किया किसका, जैसे हम कहते हैं कि एक बुद्धि का एक तत्व या एक कारक सिद्धांत बिने ने दिया। फिर द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। मतलब बुद्धि के 2 हिस्से बताए, बिने ने 1 हिस्सा बताया। तो इनका इनने खंडन किया है। इनका मानना क्या था, इनका मानना था कि अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है, और ये सब एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। हालांकि इनने बुद्धि की 3 विशेषताओं को बताया है। यहां से छात्रों प्रश्न आता है, यहां से प्रश्न आता है। अब वो प्रश्न यहां से कैसा आता है कि गार्डनर के अनुसार बुद्धि की विशेषता नहीं है। तो 3 विशेषताएं हैं छात्रों गार्डनर के अनुसार बुद्धि की, और जब हम इनको लिखते हैं तो ये 4-5 बन जाती हैं। कैसे, देखो, पहली विशेषता इन्होंने ये बताया कि बुद्धि एकाकी नहीं है। जैसे बिने का मानना था कि केवल एक तत्व होता है बुद्धि में। बुद्धि एकाकी नहीं है, बहुकारक होती है। मतलब बहुत सी बुद्धियां लोगों में होती हैं। और दूसरा उनने, हाँ, और इसी में उनने ये कहा, ये क्रमांक नहीं है। फिर उनने इसी में ये कहा कि प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। हर प्रकार की जो बुद्धि होती है वो एक दूसरे से अलग होती है। ठीक, एक लाइन हो गई। दूसरी इनका मानना था कि बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया पाई जाती है। मतलब जितने प्रकार की भी बुद्धि होती है, इन बुद्धियों में भी एक दूसरे में संबंध पाया जाता है, एक दूसरे को समझने में, जानने में ये हेल्प करती है, मतलब अंतःक्रिया करती है।
फिर तीसरा इनका बुद्धि से संबंधित विशेषता थी या बुद्धि के सिद्धांत संबंधित कि प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है। माने संसार के जितने भी व्यक्ति होते हैं उनमें कोई ना कोई योग्यता ऐसी होती है जो अन्य व्यक्तियों से उसे अलग करती है और वो एक्सीलेंट टाइप की होती है, उसमें उस प्रकार की योग्यता बहुत अच्छी पाई जाती है दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा। ये उनका मानना था। तो इस प्रकार से ये बुद्धि की उन्होंने कितनी विशेषताएं बताई? 3 विशेषताएं बताई। आप समझ रहे होंगे कि बुद्धि एकाकी नहीं है, बहुकारक है, एक दूसरे से अलग होती है। बुद्धि एक बुद्धि दूसरी बुद्धि के साथ में अंतः क्रिया करती है और प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है बुद्धि के कारण। 3 बातें उन्होंने बताई। अब जो इनका हम बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ते हैं ये उन्होंने दिया था 1988 में। तो 1988 में जो इनने बुद्धि का मॉडल दिया था इसमें 7 प्रकार के मॉडल इनने बताए थे। मतलब मॉडल का मतलब होता है प्रकार। बुद्धि के इनने 7 प्रकार बताए थे। 1998 में इनने 8वां बुद्धि का प्रकार और जोड़ा अपने बुद्धि मॉडल में और जिसको उन्होंने नाम दिया प्रकृतिवादी बुद्धि। क्या नाम दिया? प्रकृतिवादी बुद्धि। और इसके बाद में सन 2000 में उन्होंने और 9वां जोड़ा जिसको नाम दिया अस्तित्ववादी बुद्धि। माने आप याद रखना कि ये प्रकृतिवादी और अस्तित्ववादी, देखो अस्तित्ववादी बिल्कुल लास्ट में। इस अस्तित्ववादी में क्या होता है कि मानव की जब सभी इच्छाएं जीवन में पूरी हो जाती हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हो कि अस्तित्ववादी ये 9वां नंबर था। मतलब कुल मिला के इनने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 9 प्रकार बताए हैं। कितने? 9 प्रकार बताए। प्रारंभ में 7 बताए और 2 और इनने कब बताए? बाद में बताए। तो ऐसे बुद्धि के इनने कितने प्रकार बताए? 9 प्रकार बताए। ऐसे याद रखना कि अस्तित्ववादी मतलब मनुष्य की जब पूरी इच्छाएं पूरी हो, जीवन की इच्छाएं जब पूरी हो जाती हैं तो मनुष्य अपने स्वयं के अस्तित्व पर विचार करता है कि हमने जन्म क्यों लिया था, क्या हमारा उद्देश्य था, व्यक्ति जन्म क्यों लेता है, इसका क्या उद्देश्य है, कैसे मोक्ष प्राप्त होगा। अपने स्वयं के अस्तित्व के बारे में सोचता है, अब हमारा क्या होगा। इस प्रकार के विचार जब आने लगते हैं तो ये कब आने लगते हैं? व्यक्ति के बिल्कुल अंतिम स्थिति में आने लगते हैं जब उसकी शारीरिक क्रियाएं सामान्य से कम स्तर की हो चुकी होती हैं, उसकी बुद्धि क्षीण हो चुकी होती है, उसका जो शारीरिक विकास पूरा हो चुका होता है, उसकी जो इंद्रियां हैं ये कार्य करना जब बंद कर देती हैं जीवन के अंतिम क्षणों में, तब व्यक्ति के मन में ऐसे विचार आते हैं। तो यहां से आपको याद हो जाएगा कि अस्तित्ववादी कब की है? लास्ट की है। ठीक है। और इसके पहले की कौन सी है? प्रकृतिवादी। ऐसा आपको याद करना। 8वीं कौन सी है? प्रकृतिवादी। आप चाहो तो यहाँ ये प्रकृति में 4 बने हैं, यहाँ और 2 का गुणा करने याद करने के लिए तो 8वीं हो जाएगी। ऐसे आप जोड़ सकते हो। ठीक है। अब हम इनका एक छात्रों आगे देखते हैं। यहां अब हार्वर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि के प्रकार बताए हैं इसमें यहां हमने आपको बुद्धि के प्रकार हैं, फिर बुद्धि किस प्रकार की है ये बताने के बाद में जो व्यक्ति इस प्रकार की बुद्धि के होते हैं उनकी संक्रियाएं या वो कौन सी क्रियाओं में रत रहते हैं, कौन सी क्रियाओं को वो ज्यादा ध्यान देते हैं, कौन सी क्रियाओं में वो लगे रहते हैं, ये यहाँ पर लिखा है। और इसके बाद में हमने यहाँ लिखा है उदाहरण या कैरियर। मतलब वो व्यक्ति जो है या वो बच्चे हैं, वो छात्र हैं, वो अपना कैरियर कहाँ बना सकते हैं, किस तरफ जा सकते हैं। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि इस गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का उपयोग क्या है इसके बारे में। तो हम देखते हैं इनने बुद्धि का जो प्रथम प्रकार बताया है वो है भाषाई बुद्धि। वो क्या है? भाषाई बुद्धि। अब इनकी संक्रियाएं या क्रियाएं क्या रहेंगी? ये किसी सामने वाले व्यक्ति की भाषा को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, उसके द्वारा बोली गई भाषा का अर्थ वो जल्दी निकाल देंगे, उनके द्वारा बोले गए शब्दों का अर्थ वो बहुत जल्दी निकाल देंगे, भाषा में कौन सी वो गलतियां कर रहे हैं उसको वो बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, भाषा पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ होगी, भाषा में वो पारंगत होंगे, बहुत लय तुक तान से वो कविताओं का वाचन कर पा रहे होंगे। ठीक है। बहुत अच्छे वो लेखक होंगे, वक्ता होंगे, कवि होंगे। इस प्रकार से मतलब कुल मिला के ये है कि शब्दों का अर्थ ग्रहण करने में और बोलते हुए मतलब वो बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं। जब वो बोल रहे होते हैं तो शब्दों का चयन करने की जो उनकी क्षमता होती है वो सबसे अच्छी होगी। ये इनकी संक्रियाएं या गुण है। यहां से छात्रों प्रश्न आते हैं, इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक व्यक्ति शब्दों का बहुत अच्छे तरीके से अर्थ निकाल पा रहा है या वो कहेंगे कि वो बोलते समय, भाषण देते समय शब्दों का चयन बहुत अच्छे से कर पा रहा है, तो निम्न में से कौन सी बुद्धि की प्रासंगिकता उसमें सबसे अच्छी होगी? तो हम कहेंगे उसमें भाषाई बुद्धि की प्रासंगिकता बनती है। ये भाषाई बुद्धि वाला व्यक्ति है, इसकी दिमाग में वह संभाव्य वह जीन्स पर्याप्त मात्रा में है जो भाषाई बुद्धि को आगे बढ़ाने में मदद करती है। किस टाइप से? अब यहाँ उदाहरण मतलब
ऐसे कौन कौन से व्यक्ति होते हैं, यहां से भी प्रश्न आ सकता है। तो देखो, कवि है, लेखक है या पत्रकार है, व्याख्याता, वकील, शिक्षक, राजनीतिक और अनुवादक। अनुवादक मतलब दूसरी भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करने वाले। तो यहां से भी प्रश्न आ सकते हैं कि कवि में कौन सी बुद्धि होगी, तो हम कहेंगे भाषाई बुद्धि, या कहेंगे कि वकील या शिक्षक, राजनीतिक, अनुवादक, पत्रकार में कौन सी बुद्धि सबसे अच्छी होगी, तो हम कहेंगे भाषाई बुद्धि। ऐसे प्रश्न छात्र यहां से आते हैं। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है तार्किक या गणितीय बुद्धि। तार्किक या गणितीय बुद्धि, तार्किक मतलब रीजनिंग, जिसकी गणित अच्छी होती है, रीजनिंग अच्छी होती है, अपन जानते हैं। तो तार्किक बुद्धि का है दूसरा नाम क्या है, गणितीय बुद्धि। ठीक है, जो इस प्रकार की बुद्धि वाले जो छात्र होते हैं या जो बच्चे या व्यक्ति होते हैं, वो लगातार गुणा भाग जोड़ना घटाना में लगे होते हैं। लगातार कोई बात उनसे कोई यदि करता है तो उसका तर्क वितर्क में सोचने में लगे होते हैं। हमेशा वो गणितीय हिसाब किताब कर रहे होते हैं। हमेशा वो किसी बात के कई प्रकार से तर्कों को खोज रहे होते हैं कि उनकी बात का जवाब दिया जा सके। किसी बात की वजह को खोजना, तर्क देना, संख्याओं के उपयोग की क्षमता इनमें बहुत ज्यादा होगी। संख्याओं से संख्याओं में संबंध बड़े अच्छे से बना पा रहे होंगे। गणितीय संख्याएं जो जोड़ना घटाना गुणा भाग की है, दूसरों की अपेक्षा बहुत तेज वो हल कर पा रहे होंगे। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा जिज्ञासु होंगे, मतलब जानने की इच्छा इनकी बहुत ज्यादा प्रबल रहेगी। सिद्धांतों की खोज में ये लगातार लगे रहेंगे। ठीक है, इस टाइप के जो व्यक्ति होंगे उनमें तार्किक या गणितीय बुद्धि सबसे ज्यादा होती है। ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं, उदाहरण लिखे हैं, वैज्ञानिक, इंजीनियर है या कंप्यूटर प्रोग्रामर है या शोधकर्ता है या लेखापाल है, मतलब लेखापाल मतलब लिपिक, बाबू, क्लर्क में यही बुद्धि अच्छी होगी, या गणितज्ञ है तो फिर ये होगी ही। इसके बाद जो तीसरा क्रमांक आ जाता है, तीसरा क्रमांक है, इसको हम कहते हैं स्थानिक बुद्धि या दृश्य संबंधी बुद्धि। स्थानिक मतलब स्थान विशेष पर यदि ये जाते हैं तो वहां की चीजों को बहुत अच्छे से देखते हैं। जो वहां चित्र बने होते हैं, जो वहां पर पेंटिंग या चित्रकारी की गई होती है, या वहां जो चारों ओर वो देख रहे होते हैं, तो इस किसी भी एक विशेष स्थान को बहुत सूक्ष्म तरीके से देखते हैं, बड़े सूक्ष्म तरीके से उस स्थान का, उस चित्र का अवलोकन करते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं स्थानिक या चित्र बुद्धि वाले, दृश्य बुद्धि वाले, ये लगातार चित्रों को ये बनाते हैं, चित्रों को ये पढ़ते हैं, मानचित्रों को देखते हैं, बोर्ड श्यामपट्ट पर बने हुए चित्रों को देखते हैं, प्लास्टिक आदि के, मतलब कुल मिला के चित्र जितने भी प्रकार के होते हैं, इन सबको समझने का वो प्रयास करते हैं। चित्रों के रूप में वो सोचते हैं, दृश्य को समझने की क्षमता इनमें होती है। नक्शे, चित्र, चार्ट, वीडियो देखना, चित्र बनाना, ठीक है, वस्तुओं की डिजाइन आदि बनाना, कुल मिला के ये चित्रकार होते हैं। सीधी सी बात ये दृश्य संबंधी। ठीक है, इनका सबसे ज्यादा मन लगता है चित्रों को बनाने में, चित्रों को देखने में। आप समझ पा रहे हैं? ऐसा कोई प्रश्न आएगा कि एक व्यक्ति इस प्रकार से कर रहा है, चित्रों से संबंधित चित्रों की व्याख्या कर रहा है बहुत अच्छे से, बहुत सूक्ष्म तरीका से चित्रों का अध्ययन, तो अपन कहेंगे स्थानिक बुद्धि, दृश्य संबंधी बुद्धि उसमें ज्यादा होगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे बुद्धि वाले जो छात्र होते हैं, उनमें मुख्यतः कौन कौन से चीजें मतलब वो आगे जीवन में कर सकते हैं, क्या आगे बन सकते हैं? तो यहाँ लिखा है नाविक, क्योंकि देखो यहाँ दिशा संबंधी ज्ञान भी इनमें ज्यादा होता है स्थानिक बुद्धि वालों में। नाविक बन सकते हैं, शिल्पकार, पत्थर का कार्य करने वाले, कलाकार, अन्वेषक, अन्वेषण करने वाले, आर्किटेक्ट, भवन निर्माण कहलाते हैं, डिजाइनर्स, डिजाइन बनाने वाले, इंजीनियर और मैकेनिक। ठीक है, मैकेनिक भी कई प्रकार से कलाकारी करते हैं, चित्र बनाते हैं, सामान नए नए बनाते हैं, सुधारते हैं, तो वो स्थानिक बुद्धि या दृश्य संबंधी बुद्धि मैकेनिक में भी होती है। एक बार चित्र को देख लेते हैं कि ये इस प्रकार से ये कसा हुआ था, इस प्रकार से, तो वो खोल के वैसा ही कसने की क्षमता उनमें होती है। छात्रों आगे देखते हैं, चौथा जो प्रकार है इसे हम कहते हैं दैहिक, शारीरिक गतिक या इंद्रियगत बुद्धि। देखो ये एक ही नाम है, दैहिक मतलब शरीर होता है, शारीरिक गतिक या इंद्रिय मतलब शरीर, हाथ पांव, यही। ठीक है, हालांकि ज्ञान इंद्रिय अलग होती, कर्म इंद्रिय अलग होती। ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और एक अलग से फ्रायड ने बताई है मन, 11वीं इंद्रिय। ठीक है, बताएगी कभी इंद्रियों के बारे में। तो ये जो दैहिक, शारीरिक या गतिक जो होते हैं, ये कुल मिला के ये शांत रहने वाले व्यक्ति नहीं होते। इस प्रकार की बुद्धि वाले जो व्यक्ति हैं, इनमें शारीरिक हलचल लगातार देखी जाती है। ये अपने शरीर को लगातार हिलाते रहते हैं, लगातार यहाँ वहां घूमते रहते हैं, ये शांत नहीं बैठते। यदि बैठेंगे तो पांव कम से कम इनका हिलता रहेगा, हाथ लगातार इनका हिलता रहेगा, सिर, कुछ भी, मतलब ये शांत नहीं बैठते, क्योंकि इनकी शारीरिक क्षमता बहुत अच्छी होती है। छात्रों मुख्यतः ये खिलाड़ी होते हैं, शारीरिक श्रम करने वाले, श्रमिक होते हैं। ठीक है, एथलीट टाइप के जो होते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। इनकी शारीरिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, वस्तुओं को पकड़ने की अच्छी क्षमता इनके पास होती है, अपने आप को ये हलचल के माध्यम से व्यक्त करते हैं।
कहीं भी जाएंगे तेज तो बहुत जल्दी से दौड़ के और फिर चुपचाप से बैठ जाएंगे, पर शांत बैठ नहीं पाएंगे। ठीक है, अच्छे दौड़ने वाले होते हैं, अच्छे खेलने वाले, ऐसे आप समझ सकते हो कि दैहिक शारीरिक गतिक इंद्रियगत बुद्धि कहलाती है। अब उदाहरण के रूप में ऐसे व्यक्ति कौन कौन से व्यक्तियों में इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? तो एथलीट है, शारीरिक शिक्षा देने वाले शिक्षक हैं जिनको पीटीआई कहते हैं अपन, नर्तक है, नाचने वाले हैं, अभिनेता है, ये भी नाचने वाले या कई प्रकार की एक्टिंग, शरीर पर नियंत्रण करने वाले, बहुत ज्यादा शरीर से कार्य लेने वाले व्यक्ति, अभिनेता, कारीगर या अग्निशामक यंत्र में कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं। ठीक है छात्रों, समझ पा रहे होंगे, जल्दी जल्दी में ऐसे ही बताया जा सकता है, टाइम ज्यादा लगता है। इसके बाद में सांगीतिक या तालग्राही। ठीक, देखो यहाँ ताल शब्द लिखा है, ताल से ताल मिलाओ, तो सांगीतिक बुद्धि को हम कहते हैं तालग्राही। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनमें सांगीतिक बुद्धि ज्यादा होती है, ये संगीत प्रेमी होते हैं, संगीत किसी प्रकार के यंत्रों को ये बजाने वाले होते हैं। हमारे वातावरण में जो विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकल रही हैं, चाहे वो झरने की ध्वनि हो, किसी पशु पक्षी की यदि आवाज हो, रात में किसी प्रकार के प्राणियों के बोलने की आवाज हो, तो ये जल्दी समझने वाले होते हैं, उनको जल्दी समझ जाते हैं, उन आवाजों पर वो ध्यान देने वाले होते हैं, उन आवाजों का सूक्ष्मता से अध्ययन करने वाले होते हैं। ये म्यूजिक संगीत प्रेमी होते हैं मुख्यतः, और अपनी बातों को संगीत के माध्यम से ही व्यक्त करने की क्षमता भी इनमें पाई जाती है। ठीक है, बहुत सारी बातें, संगीत में रुचि इनकी होती है, संगीत को पहचानने की क्षमता होती है, पर्यावरण ध्वनि के प्रति अत्यंत संवेदनाएं पाई जाती है इनमें। वही जो हम कह रहे हैं, पर्यावरण में चार ओर जो आवाज आ रही है, ध्वनि आ रही है, उसको पकड़ने वाले होते हैं, समझने, उस पर ध्यान देने वाले, उसका पूरा अन्वेषण करते हैं कि किसकी आवाज है, कैसी आवाज है, कब निकलती, बहुत सारी बातें। गाना गाना, सीटी बजाना, संगीत रचना, ठीक है, गाना लिखना, वाद्य यंत्रों को बजाना, ऐसी कलाएं इनमें पाई जाती हैं। आप समझ रहे होंगे। इसमें कौन कौन आ जाएंगे? वादक, बजाने वाले, गायक, डिस्क जॉकी और संगीतकार, म्यूजिशियंस जो होंगे, गीतकार भी इसमें आ जाएंगे छात्रों। ठीक है, फिर जो छठवां प्रकार है व्यक्तिगत आत्मन। इस शब्द को समझना, आत्मन, आत्मन और आत्मा किसकी? स्वयं की, ऐसा करना हो। व्यक्तिगत माने खुद की, अंतः व्यक्तित्व प्रतिभा इसको कहते हैं। अंतः मतलब अपने अंदर की। ये जो व्यक्ति होते हैं छात्रों, ये अपने आप की प्रतिभा को समझने वाले होते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छे से जानने वाले होते हैं कि व्यक्ति स्वयं खुद क्या कर सकता है, अपने अंतर्मन की बातों को जानने वाले होते हैं, खुद के मन से, खुद की आत्मा से ये बात करने वाले होते हैं, अपने आत्मा की आवाज क्या कह रही है, इस आवाज को जानने वाले होते हैं। मतलब स्वयं की प्रतिभाओं का इनको पता होता है कि स्वयं हम क्या कर सकते हैं, हम किस क्षेत्र में जा सकते हैं, अपने बारे में सोचने वाले, हमेशा अपनी प्रतिभाओं को निखारने वाले, अपने अंदर छुपी प्रतिभाओं का पता लगाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनमें पाई जाती है व्यक्तिगत आत्मन, या इसी को हम कहते हैं अंतः व्यक्तित्व प्रतिभा वाली बुद्धि। ये स्वयं के संवेगों का भाव, देखो स्वयं के संवेगों का भाव तो समझेंगे, आसान बात है। ये स्वयं की अंतः स्थिति को समझने की क्षमता होती है, उसके स्वयं के मन में क्या चल रहा है, ये सब जानने वाले वो लोग होते हैं। ठीक है, अंतर भावनाओं को समझना, मन की भावनाओं को समझने वाले होते हैं। और मुख्यतः ऐसे व्यक्ति कौन कौन से हो सकते हैं? अनुसंधान करता, खोज करने वाले, क्योंकि उनको अपनी क्वालिटी पता है कि हम ये खोज कर सकते हैं, तो अनुसंधान करता। सिद्धांत प्रणेता, उनको पता है कि हम में ये क्वालिटी है, हम में ये गुण विशेषता है, हम इस सिद्धांत को आगे तक ले जा सकते हैं, हम कोई सिद्धांत दे सकते हैं, तो सिद्धांत प्रणेता। दार्शनिक होते हैं, दर्शन मतलब यहाँ वहां की अच्छी बातें, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, स्वर्ग नरक क्या है, इन चीजों का अध्ययन करना, ये दर्शन का विषय होता है। दार्शनिक हो सकते हैं, योगी हो सकते हैं, ये अपने मन को समझते हैं, योगी। संत या ज्ञानी व्यक्ति, ये स्वयं के मन की जानते हैं, और इनका मन जो कहता है, संत योगी भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, ये स्वयं के मन की जानते हैं, इसलिए ये दुनियादारी पर ध्यान नहीं देते, ये खुद के मन का कार्य करते हैं। दार्शनिक, योगी, संत, ज्ञानी, तो इनमें व्यक्तिगत आत्मन, क्योंकि अपने आप को समझ चुके हैं। ठीक है, समझ पा रहा हूं। इसके बाद में है छात्रों 8वें नंबर पे, इसी का अपोजिट है व्यक्तिगत आत्मन। यहां हम कह रहे थे, यहां कह रहे हैं व्यक्तिगत अन्य, मतलब दूसरे को समझने वाले, और उसी को हम कहते हैं अंतर व्यक्तित्व प्रतिभा, मतलब दूसरे की प्रतिभा को जल्दी समझने वाले, जिससे वो बातचीत कर रहे होते हैं, जिसके साथ में रह रहे होते हैं, जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं। बात करते करते सामने वाले की इच्छाओं को जानना, बात करते करते सामने वाले की इच्छाओं को जान लेना। जैसे कोई व्यापारी होता है, कोई दुकानदार होता है, वो शुरुआती बात से ये समझ जाता है कि ये व्यक्ति सामान खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। इस प्रकार से बात करते हुए
थोड़ा सी भी टाइम यदि आप उस व्यक्ति के संपर्क में रहे हो तो इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति सामने वाले के आचरण को, उसके मनोभावों को अपने आप समझ जाने वाले होते हैं, उसके संवेगों को समझने वाले होते हैं, उसकी इच्छाओं, उसकी रुचियों, उसके मनोभावों को जल्दी समझ जाने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसी इनमें क्षमता होती है। इनको हम कहते हैं व्यक्तिगत अन्य या अंतर व्यक्तित्व प्रतिभा वाले व्यक्ति। यहाँ लिखा है दूसरों को समझने की क्षमता इनमें होती है और ये दूसरों की मदद भी करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये दूसरों पर ज्यादा ध्यान देने वाले होते हैं। आप समझ जाओगे ऐसे लोग कौन कौन होते हैं। परामर्शदाता, क्योंकि दूसरे की समस्याओं को अच्छी तरह से ये समझ चुके हैं, जान चुके हैं, तो परामर्शदाता। निर्देशन करता, काउंसलर वगैरह जो होते हैं, ठीक है, कंसल्टेंट जो होते हैं, निर्देशन करता। राजनेता, ये भी दूसरे की बातों को जल्दी समझने वाले होते हैं। व्यापारी और डॉक्टर, ये इसमें आएंगे। डॉक्टर भी दूसरे की समस्याओं को जल्दी समझ जाता है और उसकी मदद करता है। ठीक है, इसी प्रकार व्यापारी, दुकानदार आ जाए तो। इसके बाद में जो प्रकृतिवादी बुद्धि आती है 8वें नंबर पे, ये उनने दी थी कब? 1998 में। ठीक है, और जो अस्तित्ववादी बुद्धि है ये उनने कब दिया था? 2000 में। बता चुके हैं पहले। तो जो प्रकृतिवादी बुद्धि छात्रों जिनमें होती है, ये मुख्यतः प्रकृति के बारे में बहुत ज्यादा जानकार व्यक्ति होते हैं, मौसम के बारे में बहुत ज्यादा जानकार व्यक्ति होते हैं, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, वनस्पतियों के बारे में बहुत ज्यादा जानने वाले व्यक्ति होते हैं। कब वर्षा होगी, कब गर्मी होगी, आज मौसम कैसा रहेगा, ऐसी बहुत सारे पूर्वानुमान को ये पहले से जानने वाले व्यक्ति होते हैं। मुख्यतः प्रकृति के बारे में अच्छे जानकार जो होते हैं उनमें प्रकृतिवादी बुद्धि की जो मतलब मात्रा है ये ज्यादा पाई जाती है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आ जाते हैं? वनस्पति विज्ञानी, किसान, जीव विज्ञानी और भूगर्भवेत्ता। भूगर्भवेत्ता मतलब भूमि से संबंधित जो अध्ययन करने वाले होते हैं, ये सब काय में आ जाते हैं? प्रकृतिवादी में। ठीक है, ये 1998 में हार्वर्ड गार्डनर द्वारा एक्स्ट्रा जोड़ा गया। इसके बाद में और एक्स्ट्रा जोड़ा गया 9वें क्रमांक पे अस्तित्ववादी बुद्धि, जैसे हम कहते हैं 9वें पे अस्तित्ववादी बुद्धि। छात्रों, अंत में है अस्तित्ववादी बुद्धि का मतलब यह है जब ऐसे व्यक्ति जो लगातार इस रहस्य में लगे रहते हैं, रहस्यों की खोज करने में लगे रहते हैं, प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में, संसार में छुपे रहस्यों की खोज करने में लगे रहते हैं। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैंने क्यों जन्म लिया है, मेरा क्या उद्देश्य है, कैसे मोक्ष प्राप्त होगा, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, ये लोक क्या है, पारलौकिक चीजें कैसी होती हैं, इन सब चीजों को सोचने में जो व्यक्ति लगे रहते हैं, ठीक है, मुख्यतः उनमें अस्तित्ववादी बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, जो मानव व संसार में छिपे रहस्यों का पता लगाने में लगे रहते हैं। जिंदगी क्या है, मौत क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, लगातार इनके बारे में जो सोच रहे होते हैं, इनके बारे में अध्ययन करने में ज्यादा जिनका समय बीत रहा होता है, उसमें वो लगे होते हैं, उन्हें हम अस्तित्ववादी बुद्धि कहते हैं। ये प्रत्येक प्रकृति में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, सबके अस्तित्व के बारे में सोचते रहते हैं कि ये क्यों आई, कहां से आई, क्या इसका होगा, क्या इसका होना चाहिए, इस टाइप की बातें। और इस प्रकार की बुद्धि किसमें पाई जाती है? जो दार्शनिक होते हैं, मुख्यतः दार्शनिक में तो पाई जाएगी। यही इन गूढ़ रहस्यों का पता लगाने में लगे रहते हैं दार्शनिक, स्वर्ग नरक आत्मा परमात्मा। ज्योतिषी, ये भी रहस्यों का पता लगाने में लगे रहते हैं कि कौन सा तारा, कौन सी ग्रह किसके पास घूम रहा, किसके दूर घूम रहा, किस तारीख को, कितनी दूरी पे, ये सब। खगोलीय वैज्ञानिक भी इसी में आ जाएंगे, खगोल शास्त्री जिनको हम कहेंगे। ठीक है, ज्योतिषी, खगोल शास्त्री और चिंतक, ठीक है, दार्शनिक, ये सब इसमें आ जाएंगे। फिर छात्रों यहाँ है, अब कभी कभी आपको प्रश्न आता है कि शिक्षक या विद्यालय को या विद्यार्थी के लिए हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का क्या उपयोग है? छात्रों, सब शिक्षक, अब यदि यहाँ प्रश्न आता है कि शिक्षक को उपयोगी है, छात्र को या अभिभावक को, तो छात्रों ये तीनों को उपयोगी है, तीनों इसको जानने वाले होना चाहिए। शिक्षक भी इसको जानने वाला होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक स्वयं के बारे में समझता है कि हम में कितनी क्वालिटी, हम में क्या कैपेसिटी है, कौन सा विषय पढ़ा सकते हैं, कितना पढ़ा सकते हैं, और कितने अच्छे शिक्षक हम बन सकते हैं। और फिर शिक्षक को तो इसलिए इसका जानकार होना चाहिए इस प्रकार की बुद्धि का कि वो बच्चों में उनके भविष्य को तराशता है, बच्चों का वो मार्गदर्शक होता है, निर्देशक होता है। शिक्षक बच्चों को बताता है कि तुम्हें इस फील्ड में जाना चाहिए, इस क्षेत्र में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिक्षक जो है वो बच्चों की बुद्धि के बारे में समझ जाता है कि इसकी जो बुद्धि है, इन 9 प्रकारों में से इसकी बुद्धि किस प्रकार की है, ये शिक्षक जान जाता है। तो फिर वो छात्र को निर्देशन करता है, उसका कैरियर बनाने के लिए वो गाइडेंस करता है कि बेटा तुम इस क्षेत्र में चले जाओ, तुम ये कर लो, बहुत तरक्की करोगे। और देखने में आता है कि शिक्षक जो बच्चों को सलाह देता है, तो वो बच्चे वास्तव में उस क्षेत्र में आगे बढ़कर अपना विकास वो कर पाते हैं, उसमें उनको महारत हासिल हो जाती है। तो हम यही कह रहे थे कि
इसलिए इस सिद्धांत का उपयोग विद्यालय में भी जरूरी है, अभिभावकों को भी जरूरी है, छात्रों को भी इस बारे में, भाई छात्र खुद के बारे में भी पता लगा सके, क्योंकि यहाँ है एक व्यक्तिगत आत्मन, खुद के बारे में छात्र पता लगा सकें, ये क्षमता बच्चों में जगाई जाती है। वो अपना भविष्य किस क्षेत्र में बनाएं, किस दिशा में जाएं, कौन से कार्य करें, कहाँ उनका कैरियर अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि इस जो सिद्धांत है ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। इससे छात्रों का कैरियर बनता है, शिक्षकों का बनता है, और अभिभावक छात्रों का कैरियर बनाने में उनकी मदद कर रहे होते हैं यदि वो इन सब चीजों को जान रहे होते हैं। छात्रों, चूंकि जल्दी जल्दी में हमने आपको बता दिया, आज का वीडियो यदि अच्छा लगा तो प्लीज लाइक तो कर ही दें, बनता है, और आप कमेंट करके हमें बताएं आप हमसे साइकोलॉजी, पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट या मैथमेटिक्स या हिंदी में कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं छात्रों, हम उस पर वीडियो आपको ला देंगे। देखने के लिए धन्यवाद।